उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की चिंतन गोष्ठी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के उपरांत संपन्न हो गई है। स्थानीय नरेंद्र पैलेस में आयोजित चिंतन गोष्ठी में मोर्चा के प्रदेश संयोजक बॉबी पवार सहित अन्य ने कहा कि प्रदेश की जनता को एक सशक्त व मजबूत राजनीतिक विकल्प देने की मंशा के साथ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश की जनता का स्नेह और समर्थन उन्हें मिल रहा है, उससे लगता है कि आने वाले भविष्य में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। स्वाभिमान मोर्चा के त्रिभुवन चौहान, ल्यूशन टोडरिया, दिनेश चंद्र मास्टर, निरंजन चौहान, भरत रावत, लोकेश पांडे, रविपाल आदि ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से जुड़ने की अपील की। चिंतन गोष्ठी का संचालन भूपेंद्र कोरंगा ने किया। गोष्ठी में मौजूद लोगों ने उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कई सुझाव स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों को दिए। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा उत्साह है, क्योंकि जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है वो इस सोच के साथ चल रही है। उसका टैगलाइन ही है कि संकल्प एक विकल्प का। तो एक विकल्प का संकल्प लेकर के इस उद्देश्य के साथ में चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और तमाम जनपदों में लोगों से सुझाव ले रहे हैं। और आज जब पिछले 2-3 दिनों से मैंने लोगों को बताया कि इस तरीके से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के माध्यम से हम लोगों के सुझाव एक नया मोर्चा या एक नई ताकत, चाहे वो आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि लोगों की डिमांड भी है कि एक राजनीतिक ताकत के रूप में हम लोग उभरें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक सुझाव के रूप में हमने चिंतन गोष्ठी का आयोजन किया था और बहुत अच्छा उत्साह है, जिसमें महिलाएं, युवा वर्ग और तमाम सेवानिवृत्त, चाहे एक्स आर्मी के लोग हैं या प्रिंसिपल हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम तरीके की हमको सुझाव दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर उन सुझावों पर हम लोग काम करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम लोग उत्तराखंड के लोगों को एक नया विकल्प देने जा रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि बागेश्वर की जनता भी मतलब जिस हिसाब से आई है आज, और यकीनन वो सभी थिंक टैंक यहाँ पहुँचे हैं जो सोच रहे हैं और जो जानते हैं कि आज उत्तराखंड को अस्थिरता में जो प्रदान की गई है उसको स्थिर करने के लिए कितना आवश्यक है कि एक नए विकल्प की तरफ हम जाएं। और मैं तमाम उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बागेश्वर का भी। कई लोग अलग अलग गांवों से आए हैं, मुझे लगता है 4 ब्लॉकों से लोग आज आए और मंथन उनका जो चल रहा है अभी उसमें उनका बस यही गोष्ठी है कि कहीं ना कहीं जो भी कमियाँ हैं जो सरकार द्वारा हमें प्रदत्त हैं, आज उनसे पर्दा उठे, जनता को वो मालूम हो और जनता फिर धीरे धीरे जाकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने रखे। आप देखिएगा कुछ पत्र हमने भरवाए थे इनसे, तो अधिकांश लोगों के उसमें अगर मैं सड़क व्यवस्थाएं देखें तो 10 से 15% ही सबने लिखा है। शिक्षा भी 15 से 20% ही है। स्वास्थ्य तो कईयों ने 0% भी लिखा है। तो ये आज 25 साल के उत्तराखंड में क्या ऐसा होना चाहिए था, ये एक बड़ा प्रश्न है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बागेश्वर में भी लोग बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ कपकोट क्षेत्र में आप देखिएगा खड़ियाकरण को लेकर आजकल माननीय हाईकोर्ट ने उस पर जरूर स्टे लगाया। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि जब जनता जाग रही है तो एक नवयुग आएगा ऐसा लगता है, और 25 साल के उत्तराखंड में इतना तो होना ही चाहिए। जी सर, केदारनाथ उपचुनाव हमने देखा, वहाँ पर एक जो तीसरा विकल्प उभर के सामने आया, उसने हमेशा बीजेपी को फायदा पहुँचाया है। तो आशंका ये है कि आने वाले भविष्य में 2027 में ये स्वाभिमान मोर्चा सत्ताधारी दल को फायदा पहुँचाएगा। ये सहमत है आपसे? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से, माफ़ी भी चाहता हूँ। दरअसल क्या है, आपको लगता है अगर भाजपा को फ़ायदा पहुँचा है, वो एक अलग प्रश्न देख रहे हैं आप। समझिएगा, क्या भाजपा और कांग्रेस केवल ये 2 ही दल हैं जो राजनीति करना चाहते हैं? क्या इनकी सत्ता इनके बाप की बपौती है क्या, जो हमने पहले भी चुनाव के दौरान भी बोला? समझिएगा, आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस से इतर भी लोग वोट देना चाहते हैं। ये जरूर हुआ है हमारे साथ। अगर जनता को पता चलता कि हाँ यार ये 9.5-10 हज़ार तक पहुँचने वाले हैं तो 100% हमारी जीत होती है और जनता पहली बार अपने दिल का एक प्रत्याशी चुनती, बिना शराब के, बिना अधिक संसाधनों के, केवल जनता के साथ किए गए कामों को आगे लेकर गए थे जो पिछले 7-8 वर्षों से कर रहे थे। जनता ने अप्रत्याशित प्यार दिया और कांग्रेस उसको इस तरह से नाम दे रही है कि यार ये बीजेपी ने वोट कटवा। सर वो होता है जहाँ पे 1000-1500 वोट अगर कोई काट रहा है तो समझ में आता है। 9.5-10 हज़ार लोगों का घर से निकलना और एक व्यक्ति के पक्ष में वोट देना, ये यकीनन सोच का विषय है कि जनता क्या चाहती है। हाँ, जो और लोगों ने वोट नहीं दिया वो यकीनन ये सोच के नहीं दिया होगा यार नया है, शायद पता नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आज वापस से चुनाव हो जाए तो बिल्कुल जो आंकड़े होंगे वो अप्रत्याशित होंगे। और मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। पर मुझे लगता है
अगर हमने अपनी लकीर बड़ी कर दी, और यकीनन वो करेंगे, तो ना भाजपा ना कांग्रेस, देखिए कांग्रेस तो ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने के कगार पर है, और भाजपा की जहाँ तक बात की है, अब 27 में मुझे लगता है वो अहंकार टूटने की अब उनकी बारी है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जिला गोष्ठियों के चिंतन शिविर जो हो रहे हैं, निश्चित तौर उसमें बड़े अच्छे स्तर पर अच्छे सुझाव आ रहे हैं। और अभी जो हाल ही में मैं यहाँ पर बागेश्वर में देख रहा हूँ, लोगों ने सुझाव जो अपने पेज पर नोट करके लाए हुए हैं, तो बहुत अच्छे सुझाव हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने अभी उसको थोड़ा बहुत देखा, तो सबसे ज़्यादा समस्या भ्रष्टाचार और शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं की है। तो निश्चित तौर पर हमने ये पहले भी आंकलन किया है कि ये उत्तराखंड वास्तव में भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे आज भी कोसों दूर यहाँ का समाज है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर चिंतन गोष्ठियाँ भी हैं, और एक राजनीतिक के नए संकल्प एक नए विकल्प को लेकर एक प्रयास भी है। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि जो सुझाव यहाँ से जिला मुख्यालयों से आ रहे हैं, अलग अलग जनपदों से आ रहे हैं, उनका देखकर या उनके सुझाव को लेकर आगे का जो फैसला वो लिया जाएगा। और मैं यही समझता हूँ कि 1994 से 2025 तक उत्तराखंड सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ रहा है, परंतु इन दोनों दलों के खिलाफ जिन्होंने बारी बारी से इस उत्तराखंड को लूटा है, अब ये समय आ गया है कि इनके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए और निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। ये सर, कई लोग इसमें आप शामिल भी हो रहे हैं, तो क्या जो भाजपा कांग्रेस से नाराज़ हैं या जो बागी लोग रहे हैं निकाय चुनाव के, तो उनको भी क्या आप शामिल कर रहे हैं? लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई बेदाग छवि के लोग हैं, अगर कोई साफ छवि के लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार के उसमें शामिल ना हो, जो समाज का शोषण ना करते हो, जो समाज के उत्थान के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए अपनी बात रख रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल किया जाएगा। और तभी ये संगठन मजबूत होगा, और तभी आगे जाकर जो संकल्प एक नए विकल्प का है, तब कोई विकल्प निकल कर आएगा। तो आगे की रणनीति क्या है सर? अभी चिंतन गोष्ठी के उपरांत क्या करना है? चिंतन गोष्ठियाँ पूरे प्रदेश में हैं। इन चिंतन गोष्ठियों के बाद सभी चिंतन गोष्ठियों में जो लोग यहाँ पर आए हैं अभी, उन सबको एक बड़ी उनके सबको लेकर एक बड़ी गोष्ठी की जाएगी, जिसमें मंथन किया जाएगा कि प्रदेश भर के लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, अगर वो सुझाव लगभग 60, 70, 80% तक ये आते हैं कि भाई विकल्प बनना चाहिए, तो निश्चित तौर पर विकल्प की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। लोकल न्यूज़ 31 के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।